बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर इक्वेशन वो वाला हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा। इनको स्टार्ट करने से पहले इनके फार्मूलाज का आना चाहिए कि फार्मूलाज कौन से हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो हम सारा फार्मूलाज को देख लेते हैं ज़रा। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नोट्स में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि अ सीक्वेंस इन विच अ कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, जो कि डिफरेंस के साथ होगा, कैन बी एडेड टू ईच टर्म। अगर हम एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड करते जा रहे हैं हर एक टर्म के साथ, ठीक है, तो इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती जा रही होती है। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, तो y माइनस एक्स, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म z माइनस वाई, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो हमेशा d इज इक्वल टू डी आएगा। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन में एक्सप्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये आपकी जो एक्सप्रेशन होगी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम दी ए, ये ए से स्टार्ट होती है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, ए में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म बन जाती है, और फिर ए प्लस टू डी ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, और एट द एंड ये ए एन तक nth टर्म तक सीरीज चलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 7 11 15, अब देखें इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 प्लस 3 से 7 तक, इसका मतलब 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ गया, 11 माइनस 7 करेंगे 4 आ गया, 15 माइनस 11 करेंगे 4 आ गया, इसका मतलब 4 इज द कॉमन नंबर। ठीक है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हर एक देखें इस सीरीज में d इज इक्वल टू डी है, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, इन शॉर्ट बताया, बाकी डिटेल आपको पता फिर आपके रेलिवेंट टीचर ने बताई होगी। अच्छा, अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें दो फार्मूलाज यूज करने, एक nth टर्म फाइंड करने के लिए और एक सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 7 11 15 है, तो मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल कि 36 ये किस टर्म में आएगा, ये कौन सी टर्म है कि जहाँ पर मुझे 36 नंबर आएगा। तो हमारा आंसर होगा 12th टर्म, यानी कि 12वीं टर्म में मुझे 36 नजर आएगा। ये 12वीं टर्म तक कैसे पहुंचेंगे, इसको पहुंचने के लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का। तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यहाँ पे डी मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ से nth टर्म आ जाती है, तो a n nth टर्म होती है, इसमें a फर्स्ट टर्म होती है, n नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं इन सीरीज, और हमारे पास जो डी होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे आते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से आता है। ठीक है, तो ये तो एन टर्म का फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चन में। फिर एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब मुझे सारी सीरीज को जमा करना, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि 3 7 11 15 और 36 था, बस इन सारे नंबर्स को जमा कर दें, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 11 21, 21 प्लस 15, इन सारों को जमा करो और बताओ आंसर क्या आता है। तो वन बाय वन सम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ज्यादा है तो वन बाय वन सम करना टाइम टेकिंग है, तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम में हमारे पास ना दो फार्मूलाज आते हैं, सम में हमारे पास दो फार्मूलाज आते हैं। एक सबसे पहले सिंपल फार्मूला s इज इक्वल टू एन ओवर टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉमन फार्मूला है जो कि हम सम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला ये भी है s इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला इसी फार्मूले से डिराइव हुआ हुआ है। ठीक, तो बस मुझे यहाँ पे फार्मूलाज को शो करवाना है जरा। अच्छा जी, अगर आपने ये देखना है कैसे है, ये इससे कैसे बना, तो ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं तो ये वाला फॉर्मूला इससे कैसे बना है, ये बना है एन ओवर टू। ठीक है, ये टू है, इसको ब्रेक करते हैं, ए प्लस ए, ये टू है ना, तो मैंने टू ए को ए प्लस ए की शक्ल में तोड़ दिया, तो ए प्लस ए, उसके बाद ए, उसके बाद एज इट इज आएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब चेक करें ये वाला सारा एलिमेंट, ये वाला सारा एलिमेंट, तो ये देखिए ये ए प्लस एन माइनस वन टू डी ए एन है, तो इसकी जगह मैं ए एन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एन ओवर टू ए प्लस ए एन, तो देखें ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जब हमारे पास आखिरी टर्म लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और इस वाले फॉर्मूले में
सम टाइम हम फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो फार्मूलाज लगेंगे, एक फार्मूला nth टर्म के लिए और एक फार्मूला सारी टर्म को सम करने के लिए। ज्योमेट्रिक टर्म क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल नंबर जो होगा, एक कॉमन कांस्टेंट नंबर होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक कंडीशन ये है, नाइदर द फर्स्ट टर्म इन सीरीज नॉर द कांस्टेंट कैन बी जीरो, यानी कि सीरीज में पहला जीरो नहीं होना चाहिए और वो कांस्टेंट नंबर जो होगा वो भी जीरो नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जीरो फिर थ्री और उसके बाद फॉर एग्जांपल थ्री का जब स्केयर करेंगे नाइन, मतलब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जब स्टार्ट में आ जाएगा तो कॉमन रेशियो नहीं कैलकुलेट होगी। तो कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो थ्री डिवाइड बाय जीरो जैसे करेंगे तो आंसर इनफिनिट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई जीरो शुड नॉट बी इन स्टार्ट ऑफ द सीरीज। और जीरो कॉमन नंबर के तौर पर भी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर शुरू में थ्री है और कांस्टेंट नंबर, और फॉर एग्जांपल अगर नाइन है और बीच में कांस्टेंट नंबर जीरो ज्यूम कर लेंगे, तो थ्री मल्टीप्लाई जब जीरो होगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो नाइन का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर कांस्टेंट नंबर जीरो हो जाए। तो ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, जिस तरह हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चाहिए होता है? कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे हमने फाइंड किया था? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। जैसे कि 3 7 11 था, तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो इस नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करूंगा, तो 7 माइनस 3 4, इस तरह 11 में से 7 माइनस करूंगा तो 11 माइनस 7 4, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करते हैं ना कि सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है, उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कॉमन रेशियो को आर से शो करते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो होता है। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास है फॉर एग्जांपल 3 आ गया, ठीक है, और 9 आ गया, फिर 27 आ गया। मैं चेक करना चाहता हूँ ये जीपी है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये सीरीज है मेरे पास, एक जीपी की सीरीज है, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूँ ये जीपी है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन रेशियो अगर बराबर आ गया, इसका मतलब जीपी की ये एक्सप्रेशन है, सीरीज है। तो जीपी कैसे और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया? 3। इस तरह 27 डिवाइड बाय 9, तो आंसर आ गया अगेन 3। तो ये 3 इज इक्वल टू 3 शो कर रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शक्ल में, तर्ज में बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये कॉमन रेशियो के बारे में आपने लाजमी देखना है। फिर इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी nth टर्म, फॉर एग्जांपल चलते 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 वो ये मुझसे ये पूछ लेंगे कि 12th टर्म कौन सी है। अगर हमें टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो फॉर्मूला होगा ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू रेस पावर n माइनस वन, ठीक है। वो मुझसे पूछ सकता है कि 15th टर्म बताओ, 15th टर्म में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस n टर्म वाले फॉर्मूले से बता सकेंगे कि जब 15th टर्म हो गया। अभी देखें, अगर वो पूछे कि थर्ड टर्म में कौन सा नंबर है, तो थर्ड टर्म में 27 नंबर है, सेकंड टर्म में कौन सा है, 9 है। इस तरह पूछे 15 टर्म में कौन सा नंबर आएगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा, जिसमें ए फर्स्ट टर्म में, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। इसी तरह अच्छा, एक आपको शायद लग रहा हो, किसी को स्टूडेंट को लग रहा हो कि मैं बहुत तेज तेज ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए तेज तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेश लेक्चर नहीं दे रहा, ठीक है। फ्रेश लेक्चर का स्टाइल जो होता है, अंदाज जो होता है, वो डिफरेंट होता है। फ्रॉम द बिगनिंग एक ही चीज़ बच्चों को एग्जाम्पल से सिखानी होती है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा स्पीडी ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो एन टर्म फाइंड करने के लिए जी एंड जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला ये हो गया, ए इंटू ए एन इज इक्वल टू इंटू आर टू रेस पावर एन माइनस वन। और अगर मुझे सारी सीरीज का सम निकालना है, जैसे कि 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस दिस प्लस सारे नंबर्स का अगर मुझे सम चाहिए, तो सम के दो फॉर्मूलाज हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर कॉमन रेशियो का जो आंसर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। अगर कॉमन रेशियो का आंसर, जैसे कि हमारे इस केस में R3 आया था, तो 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए इंटू आर टू रेस पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। और अगर कॉमन रेशियो यानी कि आर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि आर का आंसर जो 1 से कम आ रहा है, ठीक है, तो या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ए इंटू वन माइनस आर,
1 माइनस आर करेंगे जब आर लेस देन 1 होगा, और आर टू रेज पावर n माइनस 1 करूंगा जब आर ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, इन्फिनिट है, यानी कि कोई उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इन्फिनिट है, ठीक है। तो इन्फिनिट सीरीज के लिए हम a डिवाइड बाई 1 माइनस आर करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल कुल मिला के बन जाते हैं 2 4 5 6 फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो फॉर्मूलाज, एक nth टर्म का और एक सम का, ठीक है। सम में दो आते हैं, मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो फॉर्मूलाज हो गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का एक फॉर्मूला हो गया, सम के आर से चेंज होंगे दो फार्मूलाज, तो टोटल हमारे पास बन गए 5 फार्मूलाज हो गए, और एक छठा फार्मूला इन्फिनिट सीरीज का, ठीक है। तो इनको माइंड में रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी। एग्जामिनर खुद बता रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, और सम ऑफ थ्री नंबर, हमने तीन नंबर को सम किया, इज 21, उन तीनों का सम 21 बना, एंड प्रोडक्ट, फिर उन्हीं तीन नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसको, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को। जब हमने फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, तो उनका आंसर बना 45। व्हाट आर थ्री नंबर्स, बताएं थ्री नंबर्स क्या हैं। थ्री नंबर्स के लिए हम अज्यूम करेंगे, हमने कहा फॉर एग्जांपल के फर्स्ट नंबर जो है वो a माइनस टी है, ठीक है जी, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास a है, ठीक है जी, और इसी तरह जो थर्ड नंबर होगा वो a प्लस डी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन नंबर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा कि थ्री नंबर्स का जो सम करेंगे वो 21 होगा, तो हमने कहा ठीक है इन तीनों का सम कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, a माइनस टी प्लस दिस a प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 21 कहा था, तो हमने इज इक्वल 21 कह दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो गया, ए प्लस ए, तो क्या बन गया 3a इज इक्वल टू 21, और a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो हमारे पास a क्या आ गया, 7 आ गया। a इज इक्वल टू 7 आने के बाद हम फिर देखेंगे सेकंड फ्रेज, वो कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये आपको पता फर्स्ट नंबर था और ये पता है आपको थर्ड नंबर था। कहता है इन दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 45 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट नंबर a माइनस टी है, तो मैंने क्या किया, a माइनस टी को मल्टीप्लाई करवा दिया a प्लस डी के साथ, और वो इक्वल हो गया 45 के, ठीक है जी, 45 के इक्वल हो गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगा लें, तो बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू इसके आ गया 45 के, ठीक है जी। तो a का आंसर 7 था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 का स्केयर, तो 7 का स्केयर माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो डी स्केयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, डी स्केयर आ जाएगा प्लस माइनस 2, सॉरी डी स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और उसका जब स्केयर रूट हम फाइंड करेंगे तो वो डी, हाँ डी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 के साथ, ठीक है, डी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर डी स्केयर फाइंड करना है तो डी स्केयर हमारे पास आ जाएगा, डी स्केयर, तो डी स्केयर आ गया 49, 7 का स्केयर 49, तो 49 माइनस 45 किया तो डी स्केयर आ गया हमारे पास 4। तो स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, तो डी आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये डिफरेंस आ गया मेरे पास प्लस माइनस 2 के साथ। अब इसी डी को हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी कि a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, ये हमने तीन नंबर एज्यूम किए थे, और जिसमें हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 7 है, तो a इज इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं d अगर 2 पुट करें, अगर d इज इक्वल टू 2 होता है तो तीन नंबर कौन से बनते हैं, तो देखें a 9 है, तो और d a 7 है और d 2 है, तो 7 माइनस 2, तो पहला नंबर आ गया मेरे पास 5, सेकंड a 7 है तो फिर आ गया 7, फिर है a प्लस डी यानी कि 7 प्लस 2 9, तो एक मेरे पास नंबर बन गया 5 7 और 9, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर d इज इक्वल टू 2 ना होता, अगर d इज इक्वल टू माइनस 2 होता, तो d इज इक्वल टू माइनस 2 के साथ कौन से दो नंबर बनते हैं, तो a देखें 7 है ना, तो यहाँ पे जरा 7 पुट करें और d की जगह माइनस 2 पुट करें,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 तो पहला नंबर बनेगा 9। फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे a + d, तो d की जगह -2 पुट करेंगे तो 7 - 2 तो आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब या तो ये सीरीज सही होंगे या तो सही ये सही होंगे। तो हमने फाइंड करना है 579 को या 975 को। तो देखें 975 तो कहीं नहीं है, ये वाला पेयर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये क्रॉस हो गया। 579, ये देखें 579, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरीके से आप ये फाइंड करेंगे। ठीक है, होप सो आपने फाइंड करना सीख लिया होगा। पर ये तो बहुत लेंथी तरीका है, बहुत मुश्किल तरीका है, तो इस तरीके के तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करता हूँ और एक लम्हों के अंदर, मिनटों के अंदर। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, तो ईजिली आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, फिलहाल ये सब कुछ मैं इरेज करता हूँ ताकि मैस ना हो। इसके रेज करने से पहले ये इसको नोट करना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको ना नोट कर लें ज़रा। ठीक है, एक बार नोट कर लें सोल्यूशन, तो फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जी, अब इसी क्वेश्चन को देखें, एक शॉर्टकट तरीके से करवाता हूँ। उसने कहा सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, कहता है कि जो 3 नंबर हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उनका सम क्या आएगा, 21 आएगा। तो बात आपने इस पे कंसंट्रेशन करनी है कि सम जो है उन्हीं 3 नंबर का 21 आएगा। तो वो जो 3 नंबर है ना, उनका आंसर अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, इन चारों में से किसी एक में ही आंसर है। वो 3 नंबर इन्हीं चारों में से कोई ना कोई 3 नंबर है। तो उन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, 6 + 4 10, 10 + 11, इसका सम 21 आ रहा है। हमने कहा ये भी हो सकता है। 5 + 9 14, 14 + 7, तो ये भी 21 आ रहा है। तो हमने कहा ये वाला आंसर भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि 7 + 5 आंसर आ गया 12, 12 + 9 21। हमने कहा ये वाला भी 21 सम हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। फिर इसको चेक किया, 5 + 3 8 और 8 + 9 किया तो आंसर आया 17। आंसर क्या आया, 17, जो कि 21 नहीं है, जो कि 21 नहीं है। तो ये तो गेम से आउट हो गया ना भाई, तुम तो गेम से आउट हो जो डेल्टा। फिर वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आएगा 45। अब हमने कहा इसको चेक करते हैं। अब देखिए 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्रोडक्ट बना 44, मुझे तो 45 चाहिए। इसका मतलब ये अल्फा गलत है भाई, तुम भी गेम से आउट हो जाओ। यहाँ पर आए, 7 5 35, यानी कि इनका प्रोडक्ट बना 35 पर हमें 45 चाहिए, तो तुम भी गेम से आउट हो जाओ। तो देखो अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों गेम से आउट हो गए, तो शहजादा कौन बच गया, चार्ली बच गया। तो यही आंसर होगा। पर चेक करेंगे हम, छोड़ेंगे इसको भी नहीं। तो 5 9 45। तो देखें सम किया, 3 नंबर को 21 बना, इन तीनों को सम किया 21 बन गया। फिर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया 45 बन गया, 45 बन गया। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो राइट आंसर इस चार्ली। बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखें तकरीबन हमें 1 मिनट लगा होगा इस आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अली रिसीव अ टोटल। याद रखिएगा, जब ये वर्ड टोटल आ जाएगा, टोटल वर्ड हमेशा सम के लिए आता है। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी है, 288,000 इन 2 ईयर्स। अली ने 2 सालों में 288,000 2,88,000 रुपए क्या किए, रिसीव किए इन फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। अक्सर बच्चे सवाल गलत करेंगे और करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते। अब यहाँ पे अली ने जो पैसे रिसीव किए, यहाँ पे 2 ईयर लिखा हुआ है, 2 सालों में, और इन फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने कुछ पैसे आ रहे होंगे। तो इंस्टॉलमेंट मंथ में है और क्वेश्चन में जो एन है वो 2 ईयर लिखे हुए हैं। तो देखिए ये दोनों जो डिनोमिनेशन है, टाइम है, जो लाइक विद लाइक नहीं है, सेम नहीं है। तो जो 2 ईयर होंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो इसका मतलब 24 मंथ बनेंगे। तो अब आपके पास ये भी मंथ में आ गया और इंस्टॉलमेंट भी मंथ में आ गई। अब मैच हो रहा है। इसका मतलब अब जो आपका एन होगा वो एन क्या होगा, 24 होगा। एक बात ये याद रखनी है, इफ यू रिसीव 10 मोर, मोर का मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। देन दी प्रीवियस मंथ, कंफर्म कर दिया और कि जो 1000 रिसीव करता है पिछले महीने से ज्यादा रिसीव करता है, इसका मतलब 1000 वो कांस्टेंट नंबर है, वो जो हर महीने ऐड हो रहा है। तो 1000 मेरे पास क्या हो गया, एज अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी आ गया। कैलकुलेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो कह रहा है पहली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर दो, यानी कि ए कैलकुलेट कर दें। तो ठीक है, आसान सा सवाल है। हम क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या है,
एस इज इक्वल टू एन ओवर टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सम कितना है? टोटल 288,000, तो एस की जगह आ जाएगा 288,000 आ जाएगा। ठीक है। एन हमारे पास कितना है? अभी बताया 24 मंथ, तो आ जाएगा 24/2। ठीक है। और 2 इंटू ये ए तो फाइंड करना है ना, ये तो ज्यादा फाइंड करना है, तो 2 इंटू ए ये आ गया, प्लस एन कितना 24, तो 24 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1000, तो कॉमन डिफरेंस में आ गया 1000, तो ये 1000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आपको बताइए क्या करना है आप लोगों ने। आपने इन सारी इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना है और डायरेक्ट कैलकुलेटर आपको आंसर तक ले जाएगा। ठीक है। होप सो ये आपको कर फाइंड करना आता ही होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको, ये अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में के इक्वेशंस में अगर अननोन वेरिएबल आ गया, उस अननोन वेरिएबल को कैसे आप लोगों ने फाइंड करना है, ये चैप्टर 2 में अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है। ठीक है। चलें, लेट्स सी, इसको अगेन मैं सिखा देता हूँ और फिर नाउ टू ऑनवर्ड आपने याद रखना है इस चीज को। अभी ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर कैसे है वो आपको शो करवाने लगा हूँ। तो 288,000, तो 288,000 288,000 और इक्वल टू जैसे लिखा होगा। ठीक है। सॉरी जरा, 288,000, ये जो आपने इक्वल बनाना है, ये इक्वल आपने रेड कलर वाला बनाना है, ये अल्फा वाला, तो अल्फा, और ये देखिए सवाल साथ इक्वल बटन लिखा हुआ, आपने ये प्रेस करना है, ये इक्वल, तो देखिए इक्वल का साइन आ गया। अब करना है n ओवर 2, तो n हमारे पास कितना था 24, फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया तो 24 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, देन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ब्रैकेट आएगी। जैसे जैसे डिजाइन बने होंगे यहाँ पे इक्वेशन के वैसे ही डिजाइन मैंने कैलकुलेटर पे बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद 2a है, 2 ब्रैकेट्स ना लगाएं, कैलकुलेटर नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ चलता है, तो ब्रैकेट से अवॉइड करें, मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाएं, और जहां पर ब्रैकेट की जरूरत हो सिर्फ वहां पर ब्रैकेट लगाएं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला a तो आपको पता हमें फाइंड करना है, तो ये कैसे बनाएंगे, अल्फा और यहाँ से x, तो देखिए मेरे पास ये x एज एन a के तौर पर आ रहा है, प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1000 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट ये सॉल्व किया, हमारे पास डायरेक्ट आंसर है, शिफ्ट सॉल्व और फिर इक्वल प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब a क्या आ गया 500 आ गया, तो a इज इक्वल टू 500, दोबारा एक प्रेस करें तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 500, देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 500 आ गया हमारे पास, तो डायरेक्ट हम कह देंगे a इज इक्वल टू 500, क्योंकि हमारा ये 500 ही आंसर है। ठीक है। होप सो आपने ये सीख लिया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24 और सो ऑन 12,288। कहता है कि मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे ना एक 15 टर्म आ रही होगी, 15th टर्म, 15वीं टर्म में बताएं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो मुझे पता चल गया, अच्छा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसने क्या दिया है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू आर होगा। ये 3 मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये जो 12,288 है ये मेरे पास लास्ट टर्म जो कि an होती है वो है हमारे पास, पर मुझे तो 15 टर्म चाहिए। तो ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, जब भी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला n टर्म फाइंड करें तो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a इंटू फॉर्मूला a इंटू आर टू रेज पावर n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म क्या a, तो इस a की जगह आ जाएगा 3। अब मुझे कॉमन रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो r कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था लेक्चर में, सेकंड टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो r क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं जरा, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 12 डिवाइड बाई 6 किया उससे भी 2 आया, तो 2 इज इक्वल टू कन्फर्म हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन जब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहा है तो इस कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस पहले से काम चला लें। तो r हमारे पास आ गया 2, तो 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू रेज पावर n माइनस 1, तो n हमारे पास कितना, वो कह रहा है 15 टर्म वाली वैल्यू चाहिए, तो n आ गया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 1 14,
तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49152। 49152 हमारा आंसर होगा 15th टर्म का, दैट इज द अल्फा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आंसर आपको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वो ये भी पूछ सकता था, ये जो 12,288 है ना, बताएं ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो अब इसको जरा खुद सॉल्व करें आप जरा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बाय योरसेल्फ। होप सो यू फाइंड योर आंसर। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करना था, ए एन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो ए एन इंटू ए इंटू आर टू रेज पावर एन माइनस वन। तो ए एन कितना आ गया, 12,288। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 थी और आर हमारे पास 2 था, तो एन माइनस वन। तो यहाँ से कैलकुलेटर की मदद से आपने ये एन माइनस एन कैलकुलेट करना है। तो जो भी एन कैलकुलेटर आंसर देगा वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, जो भी आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल मैं फाइंड नहीं कर रहा, वो खुद से कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरीके से वो nth टर्म को भी पूछ सकता है, ये जो 12,288 है, बताएं ये कौन सी टर्म पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये n फाइंड कर सकते थे हम 12,288 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल इसी तरीके से शुरू में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कॉन्सेप्ट का, फिर मैं डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।